नमस्कार, जय हिंद। मैं प्रकाश कुमार मौर्य आप सभी का अभिनंदन करता हूँ आज के इस वीडियो सेशन के माध्यम से। जैसा कि मैंने कल आपसे कहा था स्टेटस और अन्य सूचनाओं के माध्यम से कि मैं आपको जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं इनके बारे में एक बहुत बड़ा जानकारी दूंगा, या यूं कहें कि वर्तमान की जो कैग की स्थिति है इस पर एक खुलासा करूंगा। तो दोस्त, वक्त आ गया है जब आपको इस कैग से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी, लेकिन मसला तो है यहाँ पे एक वैसी जानकारी मिलेगी जो कि आपको किताबों के माध्यम से, जो कि हमारे संविधान में वर्णित है, उसको हम बताएंगे। और दूसरा, जो आज कैग जिस तरह से काम कर रहा है उसकी वर्तमान स्थिति, उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देर किए हुए सीधे तौर पे देखना शुरू करिए और यकीन मानिए कि दोनों का दोनों, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा बहुत छोटे समय में। तो सबसे पहले मैं आपको सीएजी, जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे होंगे, सीएजी यानी कि अंग्रेजी में कहा जाए तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, बोले तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसको कि छोटे में सीएजी के नाम से जाना जाता है, इसकी चर्चा संविधान के भाग 5, जिसमें अनुच्छेद 148 से 151 तक इसकी चर्चा की गई है। यानी कि भारत के कैग के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 148 से 151। दोस्त, जैसा कि मैं अभी आपको इतिहास का सेशन पढ़ा रहा था, लेकिन इसी बीच में एक पॉलिटी का ये वीडियो डालना मेरा अनिवार्य बन गया चीज, क्योंकि मैंने कहा था कि आज जिस समय में भारत का आर्थिक स्थिति चरमरा गई है उसके पीछे कहीं ना कहीं कैग की भी भूमिका बनती है, जो सटीक विश्लेषण और जानकारी देना चाहिए संभवतः वैसा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं सोचा कि आपको कैग की संवैधानिक स्थिति और वर्तमान की स्थिति से रूबरू कराएं। तो क्वेश्चन के माध्यम से आप समझ लीजिएगा कि आपको पूछेगा कि कैग की चर्चा संविधान के किस भाग में की गई है। तो भाग 5 और अनुच्छेद 148 से 151। अगर पद की चर्चा की बात करेगा तो ये निश्चित है कि कैग के पद की चर्चा अनुच्छेद 148 में हुआ है। तो आइए दोस्त, ये सीएजी है क्या और संविधान में किस प्रकार से वर्णित है, मैंने इधर संविधान और इधर इसकी वर्तमान स्थिति के बारे में अवलोकित किया है। तो संविधान की प्रक्रिया क्या कहती है कैग के बारे में? तो सबसे पहले कहता है कि योग्यता क्या होनी चाहिए, जिसको कि पॉइंट दर पॉइंट मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। और ये पहला पॉइंट क्या कहता है कि सीएजी बनने वाले की योग्यता क्या होनी चाहिए, ये बताएं आप। तो अगर कोई भारत में कैग के पद धारण करना चाहता है तो उसके लिए योग्यता बनाई गई है कि वह भारत में, जो कि कह सकते हैं कि भारत सरकार की सेवा है, भारत सरकार के तहत, जैसे कि अखिल भारतीय सेवा हो गई, उसके तहत वह कम से कम 10 वर्ष तक वह पद धारण किए हुए हो, तथा 10 वर्ष के इस पद धारण के दौरान उस पर किसी प्रकार से कदाचार का कोई आरोप न लगा हो, तो वह व्यक्ति कैग के पद धारण करने की योग्यता रखता है। अगर ऐसी स्थितियां हैं तो वह कैग के रूप में आगे संभावित बन सकता है। यानी आप समझ गए कि वह अखिल भारतीय सेवा के तहत चयनित होना चाहिए और कम से कम 10 वर्ष तक उसने नौकरी पूरी की हो। दूसरी बात आती है नियुक्ति। इसकी नियुक्ति कैसे होती है भाई? तो इसकी जो नियुक्ति होती है, तो सीएजी की नियुक्ति की चर्चा आर्टिकल 148 यानी संविधान के अनुच्छेद 148 के माध्यम से भारत में कैग के पद पर किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन यह नियुक्ति करेगा कौन भाई? तो यह नियुक्ति करेगा राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, यह नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन इसके नाम की चर्चा जो की जाएगी, इसके नाम की चर्चा प्रधानमंत्री अपने मंत्री परिषद से पूछ करके, जायजा ले करके वो नाम सुझाएंगे राष्ट्रपति को, और तब जाकर के उस नाम की घोषणा, उस नाम के नियुक्ति की घोषणा राष्ट्रपति करेंगे। और मैं आपको बताऊं कि नियुक्ति की घोषणा तो राष्ट्रपति करेंगे ही करेंगे, इसके साथ ही साथ उनके, कह सकते हैं कि शपथ के बारे में चर्चा की जाए पॉइंट नंबर 3 के माध्यम से,
तो मैं आपको बताऊं कि जो ये कह सकते हैं कि शपथ जो होगा, जिसको कि हिंदी शैली में प्रतिज्ञान भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देगा कि कैग का प्रतिज्ञान कौन कराता है, तो उस समय लड़के अचंभित हो जाएंगे, प्रतिज्ञान कहां से आ गया भाई, तो शपथ का ही नाम है प्रतिज्ञान। तो मैं आपको बताऊं कि जिसका शपथ, सीएजी का शपथ राष्ट्रपति कराते हैं। जैसा कि आज आप वीडियो में देखे होंगे, जब हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद साहब ने गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को सीएजी के रूप में शपथ दिलाया है। तो मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति ही उसका शपथ दिलाते हैं। उसकी चर्चा किस अनुच्छेद में की गई है, 148। तो इस तरह से शपथ दिलाने के दौरान 4 बातें उनको पढ़वाते हैं। 4 बातें होती हैं लाइन दर लाइन, कि मैं भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखता हूं। दूसरा, मैं अपने पद पर रहते हुए लालच, द्वेष, अनुराग से हट करके संविधान के अनुरूप ही सारी चीजों का ब्यौरा दूंगा। तो इस तरह से और 2 बातें आती हैं जिसमें कि संविधान के प्रति उनकी निष्ठा की बात कही जाती है। किसी सरकार के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, परिवार के प्रति, किसी धर्म के प्रति इस प्रकार की निष्ठा उनकी नहीं होगी। सीधे और साफ साफ शब्दों में हम आपको बता दें, संविधान के प्रति निष्ठा की बात की गई है, सरकार के प्रति निष्ठा की बात नहीं की गई है। तो इस तरह से संविधान के प्रति निष्ठा होगा और यह एक प्रकार के स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करेंगे। स्वतंत्र संस्था का तात्पर्य यह हुआ कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार इन पर किसी भी प्रकार से इनके द्वारा जारी किए जाने वाले विश्लेषणों पे दबाव नहीं बनाएगा। इनको पूरी तरह से आजादी है कि स्वतंत्रता पूर्वक स्वेच्छा से सही चीजों की जानकारी इकट्ठा कराएंगे। लेकिन अभी तक कहीं ना कहीं सीएजी का परिभाषा नहीं बना। सीएजी का परिभाषा नहीं बना कहने का तात्पर्य यह है कि मैं आपको बताऊं दोस्त कि सीएजी तो है, ठीक है, सीएजी की योग्यता हो गई कि सीएजी के पद पे कौन नियुक्त हो सकता है, जो कम से कम अखिल भारतीय सेवा में 10 वर्ष तक उसने अपनी सेवा दी हो। दूसरा, नियुक्ति किस अनुच्छेद से होगी, 148। शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति, और यह एक संविधान के प्रति अपनी निष्ठा रखेंगे। लेकिन मैं कहूं कि स्वतंत्र संस्था होगी। और रही बात कि सीएजी है क्या, तो दोस्त भारत सरकार, जिसको कि केंद्र सरकार भी कह सकते हैं, तो केंद्र सरकार या कह सकते हैं कि राज्य सरकार, जिसको कि प्रांतीय सरकार भी कहा जाता है, तो केंद्र सरकार और प्रांतीय सरकार जनता के द्वारा लिए जाने वाले संचित निधि, अगर केंद्र सरकार ने हमारी टैक्स ली है उसको भारत सरकार की संचित निधि, और यदि राज्य सरकार ने टैक्स ली है तो उसको राज्य सरकार की संचित निधि कहा जाएगा। जब ये बजट पेश करते हैं तो बजट पेश करने के दौरान ये क्या करते हैं कि 2 लाख करोड़, इतना करोड़, फलना करोड़, ढिमका करोड़ राशि निकालते हैं और ये राशि निकाल करके तमाम प्रकार के विभागों में खर्च के लिए दे देते हैं। लेकिन क्या ये राशि उस विभाग में खर्च की गई है? क्या जितना खर्च बनता था उतना हुआ है, या जिस व्यक्ति को खर्च करना चाहिए था उतना हुआ है या नहीं? यानी कि सरकारी धन का लेखा जोखा एकत्रित करती है। यानी कुल मिलाकर के साफ साफ शब्दों में कहें तो यह केंद्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा निकाले गए धन का वो ब्यौरा देती है कि इनके द्वारा निकासी की गई धन सही तरीके से खर्च हुआ अथवा नहीं हुआ। तो कह सकते हैं कि ये तो हो गई भाई कि यही सीएजी का काम है। लेकिन अब कह सकते हैं इनका कार्यकाल क्या होता है, तो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। यानी कि जब कोई व्यक्ति अपने पद पर बने रहेगा तो वह 6 वर्षों तक अपने पद पे रह करके फिर अपना इस्तीफा वो देगा। और मैं आपको बताऊं कि पहली बार जिसको कि सीएजी के पद पे भारत में बैठाया गया था वह थे वी नरहरि राव, जो कि उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का पद लिए थे 1948 में। और 1948 से 1954 तक वे अपने पद पे बने रहे 6 वर्षों तक। और मैं आपको एक और आंकड़ा देता हूं, वी नरहरि राव से लेकर के हमारे 10वें कैग, जी हां 10वें कैग तक सभी कैग के पद को धारण करने वाले व्यक्तियों ने अपना 6 वर्षों का कार्यकाल पूरा किया है।
11वें कैग जो थे शशिकांत शर्मा, जो कि 2008 से 2013 तक रहे, उन्होंने 5 वर्ष पूरा किया। इसके बाद आए विनोद राय 2013 से 2017 तक, जिन्होंने कि 4 साल पूरा किया। और 2017 से 2020 तक राजीव महर्षि साहब हुए, जिन्होंने 3 साल पूरा किया। यानी कि कैग संख्या 11, कैग संख्या 12, कैग संख्या 13, इन्होंने ही अपना 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा नहीं किया है। तो भाई कैसे अपने पद से हट गए, ये भी सवाल उठता है। तो इनके कार्यकाल के लिए 2 बातें बताई गई हैं। एक तो अपने पद पे 6 वर्ष तक बने रह सकते हैं, और दूसरी बात कही गई है कि भारतीय संविधान में 65 वर्ष से अधिक कोई भी संवैधानिक पद नहीं होगा। तो संवैधानिक पद नहीं होगा 65 वर्ष तक। इसलिए ये बात कही गई है कि अगर 6 वर्ष के कार्यकाल के पहले अपनी 65 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा पूरा कर लेता है वह व्यक्ति, तो वह अपने पद से इस्तीफा दे सकता है। यानी कि इसका कार्यकाल 6 वर्ष या अधिकतम 65 वर्ष की उम्र सीमा में जो पहले पूरा कर लिया जाए, इसके बाद में सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इस तरह से अब 13वें कैग, जिसका नाम है राजीव महर्षि, राजीव महर्षि अपना 65 वर्ष का कार्यकाल 8 अगस्त 2020 को पूरा कर ले रहे हैं। अतः ये इस्तीफा देंगे। इसके बाद इनका वेतन आता है कि वेतन कितना होना चाहिए। तो वेतन कहता है कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होना चाहिए। ये बात 2018 में एक नए तरीके से लागू की गई, क्योंकि 2018 में बहुत सारे संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों के वेतन में बदलाव हुआ, और इस तरह से उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का वेतन, ध्यान दीजिएगा पुराना आंकड़ा गलत हो गया, 2018 में परिवर्तन हुआ और कितना आया, 2.5 लाख प्रति माह। 2.5 लाख प्रति माह हो चुका है उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश का वेतन। इसलिए चूंकि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर ही वेतन होगा, इसलिए 2018 से भारत के कैग का वेतन हो चुका है, कह सकते हैं 2.5 लाख रुपए प्रति माह। अगर ये अपने पद से हटते हैं तो कैसे हट सकते हैं? तो इनके पद से हटने का तरीका क्या बताया गया है कि न्यायाधीश वाली शर्तें इस्तेमाल होंगी। यानी कि उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश, जो कि हटाने की 2 शर्तें हैं। पहला कह सकते हैं साबित भ्रष्टाचार, और दूसरा शारीरिक असमर्थता। तो साबित भ्रष्टाचार, दोस्त सीएजी के बारे में कहा जाता है कि हमारे अंबेडकर साहब का एक स्टेटमेंट है, हमने यहाँ पर लिखा है अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट, पॉइंट नंबर 8 अगर आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, तो बोर्ड पे पॉइंट नंबर 8 में मैंने लिखा है कि अंबेडकर साहब का स्टेटमेंट है कि धन का रक्षक, यानी कि सार्वजनिक धन का रक्षक कहा गया है कैग को। कैग को क्या कहा है अंबेडकर साहब ने? सार्वजनिक धन का रक्षक। इसके अलावे संविधान का भी रक्षक कहा है। इसके अलावे सार्वजनिक धन के आंख और कान के रूप में कहा गया है। हमारे देश में कुछ संसदीय समितियां भी होती हैं, और ये संसदीय समितियां भी क्या करती हैं कि हमारे सार्वजनिक धन यानी सरकारी धन को निकाल करके जो खर्च किए जाते हैं उसकी जांच होती है। तो उन कमेटियों की आंख और कान कहा गया है। एकदम सचेत, एकदम तीसरी आंख बना के कैग खड़ा हुआ है कि अब कहां कैसे खर्च हो रहा है। आपके यहाँ यूनिवर्सिटी बनाने के लिए पैसा आया, कितना भाई? तो 20 करोड़ रुपया। तो 20 करोड़ आया, तो उसमें कितना करोड़ का वास्तव में वहां पे उपयोग हुआ और कितने पैसे नदारद में निकाल लिए गए, उसकी पूरी तरह से आंख कान बन के रहता है कि हम इसका चेक करें, जांच करें कि क्या स्थिति होने वाली है। तो मैं आपको ये बताऊं कि अंबेडकर साहब ने संविधान में 4 स्तंभों को संविधान का रक्षक माना है। इनके नाम बता देता हूं, बड़ी डीप जानकारी है दोस्त, बड़ी बड़ी किताबें पढ़िएगा तो आपको भी जानकारी मिल जाएगी अलग अलग तरीके से। तो उन किताबों में लिखा गया है कि संविधान के 4 रक्षकों में पहला नाम आता है उच्चतम न्यायालय, दूसरा नाम आता है निर्वाचन आयोग, तीसरा नाम आता है महान्यायवादी, और चौथा नाम आता है CAG, यानी कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। तो यदि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिसने की सरकार के द्वारा निकाले गए धन के खर्चे का जांच रखता है, ब्यौरा रखता है, ऑडिट करता है, लिख करके भेजता है कि हाँ भैया इतना सरकार ने गबन किया है, इतना सरकार ने केवल पैसे इस्तेमाल किए हैं, निकासी इतनी हो गई है,
लेकिन अगर कैग भी चोर निकल गया तो, अगर कैग ने भी अगर धोखे से कह सकते हैं सरकार का साथ देकर के गलत बिल को ही सही मान लिया तो कह सकते हैं कि उसको अपने पद से हटाना होगा, और पद से हटाने के लिए न्यायाधीश वाली शर्तें हैं। तो उसके खिलाफ आप क्या करिए कि जो न्यायाधीश वाली शर्तें हैं, साबित भ्रष्टाचार और शारीरिक असमर्थता, तो भ्रष्ट है तो भ्रष्टाचार के लिए उसके खिलाफ आप विशेष बहुमत से प्रस्ताव लाइए और ला करके उसको पद से हटा सकते हैं। नहीं तो अपने पद पर रहते हुए असमर्थ हो गया है, काम सही से नहीं कर रहा है, तो भी साबित कह सकते हैं शारीरिक असमर्थता का आरोप लगाकर उसको पद से हटा सकते हैं। पढ़ते हैं जल्दी, इसका कार्य क्या है अब समझ में आएगा। तो कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा निकाले गए सार्वजनिक धन या राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में निकाले गए सरकारी धन का उपयोग सही तरीके से हुआ अथवा नहीं हुआ, इसी की जांच करके रिपोर्ट बना करके वो हमेशा भेजता है। यानी सरकारी धन का रिपोर्ट बना करके हमेशा भेजता है कि सही तरीके से खर्च हुए अथवा नहीं हुआ। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं तो नीचे की लाइन में हम दिखाना चाहेंगे बोर्ड पे कि नीचे की लाइन में आपको दिख रहा होगा रिपोर्ट। इसका रिपोर्ट क्या कहता है भाई? तो रिपोर्ट में कहता है कि अगर मान लीजिए कि सरकार के सरकारी खजाने से अगर कोई टेंडर पास होता है, निकाला जाता है कि हाँ भैया ये खर्चे के लिए 2 लाख करोड़ रुपए इसमें खर्च के लिए पास कर दिए गए, और जैसे ही वो काम कंप्लीट हुआ, वह काम पूरा हुआ, तो उस पर सीएजी बारीकी से अपना नजर बनाए रखती है और उसको कहा गया है कि 3 माह के अंदर अपना रिपोर्ट सौंप दीजिए। तो रिपोर्ट कितने दिन में सौंपती है? संविधान में कहा गया है 3 माह के अंदर, काम समाप्ति के 3 माह के अंदर आप उसका रिपोर्ट तैयार करके राष्ट्रपति को भेजिए। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जब केंद्र सरकार की शुरू होगी, कह सकते हैं कि सदन शुरू होगा, बैठकों का दौर शुरू होगा, चाहे वो शीतकाल का हो या ग्रीष्मकाल का हो या कह सकते हैं कि मानसून सत्र हो, जब बैठक शुरू होगा तो राष्ट्रपति उसको कह सकते हैं संसद में प्रस्तुत करवाएंगे, पढ़वाएंगे और उसकी चर्चा होगी और सरकार को घेरने की कोशिश होगी सरकार ने कैसे इतना धन को नाजायज तरीके से खर्चा किया। तो 3 माह के अंदर रिपोर्ट देना पड़ता है। अब कह सकते हैं कि दोस्त कि राष्ट्रपति इस पे चर्चा कराएंगे, अगर राज्यों के लिए है तो राज्यपाल को भेजा जाता है जो कि उस पे चर्चा कराएंगे। पॉइंट नंबर 10 कहता है इसकी स्थिति क्या है? तो अपदस्थ होने के बाद, यानी कि जब ये इस्तीफा दे देती है, रिटायरमेंट हो जाती है, तो रिटायरमेंट होने के बाद भारत सरकार या फिर किसी भी राज्य सरकार के अधीनस्थ कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कोई भी लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, लाभ का पद धारण नहीं कर सकते हैं भारत सरकार या फिर राज्य सरकार के तहत, लेकिन ये चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि चुनाव लड़ना सरकारी पद नहीं माना जाता है। इसलिए ये भारत सरकार या राज्य सरकार के तहत कोई पद धारण नहीं कर सकते, लेकिन चुनाव लड़ सकते हैं, इस बात की ध्यान दीजिएगा। इसके बाद अंतिम है कि अपनी इस्तीफा किसको देंगे? तो भैया ये इस्तीफा अपना देंगे किसको? राष्ट्रपति को। तो संवैधानिक स्थिति में आपने सुना सीएजी के बारे में, कैग के बारे में, तो कैग कौन व्यक्ति हो सकता है? तो कह सकते हैं कि कैग वह व्यक्ति बन सकता है जिसने कि अखिल भारतीय सेवा, जिसको कि कह सकते हैं देश स्तर की सेवा, केंद्र स्तर की सेवा मानी जाती है, तो इसके तहत उसने 10 वर्षों का कार्यकाल किया और उसके 10 वर्षों के कार्यकाल में किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा ना लगा हो, तो वह सीएजी के पद धारण कर सकता है। यानी कि वह व्यक्ति वह पद धारण कर सकता है जो केंद्र सरकार के द्वारा निकाले गए धन, जो राज्य सरकार के द्वारा निकाले गए धन का सही विश्लेषण करेगा, ब्यौरा देगा कि सही तरीके से पैसे का खर्च हुआ है अथवा नहीं। और इस तरीके से इसकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 148 से 51 के बीच की गई है, जिसमें पद की चर्चा 148 के तहत है। राष्ट्रपति शपथ दिलाएंगे, संविधान की शपथ लेता है, सरकार की शपथ नहीं लेता है, स्वतंत्र संस्था के रूप में कार्य करता है, कोई इस पे हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। कार्यकाल अधिकतम 6 वर्ष या 65 वर्ष की अधिकतम उम्र सीमा तक ही रह सकता है। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर 2.5 लाख रुपए प्रतिमाह। पद से हटाने के लिए शर्तें, न्यायाधीश वाली शर्तें हैं साबित भ्रष्टाचार और शारीरिक असमर्थता। केंद्र सरकार और राज्य सरकार या यूनियन टेरिटरी के द्वारा निकाले गए धन के
खर्चे का ब्यौरा प्रस्तुत करना ही इसका काम होता है। अंबेडकर के कथन अनुसार ये अति महत्वपूर्ण पद है, क्योंकि यह पद सरकार के ऊपर तीसरी आंख गड़ा करके देखते रहता है, इसीलिए इसको कह सकते हैं सार्वजनिक धन का रक्षक या प्रहरी कहा जाता है। रिपोर्ट यह 3 माह से अंदर देता है, और मैं आपको बताऊं कि इसको अपने पद छोड़ने के बाद फिर कभी भी वह केंद्र सरकार या राज्य सरकार का पद धारण नहीं कर सकता है, तथा इस्तीफा भी अपना देगा किसको, तो राष्ट्रपति को। अब खुलासा, एक बहुत बड़ा खुलासा वर्तमान की स्थिति पे, और वर्तमान की स्थिति पे मैं आपको लाना चाहूंगा कि अगर आपका ध्यान जा रहा हो, या जो वर्तमान में कैग विवश हो चुका है, कैग सरकार की हाथों की कठपुतली बन चुका है, मैं आपके सामने सीधे सीधे तरह से एक बात को बताना चाहता हूं कि भारत का एक और संवैधानिक तंत्र, जो 4 पिलर वाला भारत का संवैधानिक तंत्र माना गया अंबेडकर साहब के अनुसार, उच्चतम न्यायालय, महान्यायवादी, निर्वाचन आयोग और सीएजी, उसमें से एक पद और जो कह सकते हैं कि सरकार की हाथों की कठपुतली बनता जा रहा है, एक पद पहले से बन चुका था। मैं बताना उचित नहीं समझता हूं, शायद ज्यादा व्यंग उठने लगेंगे, लेकिन वर्तमान की स्थिति यह है कि आज भारत का सीएजी सरकार की हाथों की कठपुतली हो चुका है। कैसे इसकी दशा दुर्दशा में कन्वर्ट हो गई है, आप इसका आकलन नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक बड़ा खुलासा आपके बीच, आइए वर्तमान की क्या स्थिति है। वर्तमान की स्थिति यह है कि योग्यता, जी हां, योग्यता में कोई मरवत नहीं, योग्यता सब वही है प्यारे दोस्त, योग्यता सब वही है। योग्यता क्या है कि वही कम से कम वो अखिल भारतीय सेवा में 10 वर्षों तक नौकरी किया हो, उसके चरित्र पर किसी प्रकार का कोई दाग धब्बा न लगा हो तो वह करेगा, ठीक है भाई, योग्यता सही है, सही ढंग से निर्वाचन हो रहा है इसका। लेकिन कह सकते हैं कि अब आगे बढ़ते हैं इसकी नियुक्तियों में, कह सकते हैं कि क्या स्थिति है। राष्ट्रपति जो नियुक्ति करते थे कैग की, उसमें कम से कम इस बात का ध्यान दिया जाता था कि उस व्यक्ति का स्थिति कैसा है। लेकिन आज सरकारें इस प्रकार से हावी हो गई हैं कि सरकार किसी पद पर आसीन व्यक्ति से इस्तीफा लेकर के और उसको नाम का चर्चा राष्ट्रपति के समकक्ष कर देती है। अभी क्या हुआ है, हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब, जो कि इनकी अगर बायोग्राफी में एक दिन चर्चा कर ही देता हूं, छोटी सी बायोग्राफी इनकी बता देता हूं गिरीश चंद्र मुर्मू साहब की। गिरीश चंद्र मुर्मू 1885 में गुजरात कैडर के यह आईएएस अधिकारी हैं। लेकिन जब गुजरात में हमारे नरेंद्र मोदी साहब जी का वहां पर मुख्यमंत्री थे, उनका शासन चल रहा था, तो नरेंद्र मोदी साहब के विशेष सचिव के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को चुना गया था। और तब से लेकर के गिरीश चंद्र मुर्मू साहब पर विशेष नजर या विशेष व्यक्ति कहा जाता है, जो कि बहुत ही करीबी माने जाते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब के। तो मैं उनके लिए ये कहूं कि फिर इसके बाद जैसे ही भारत सरकार के तहत जब हमारे प्रधानमंत्री साहब, जो वर्तमान के प्रधानमंत्री साहब ने अपना पद धारण किया, तब इनको गृह सचिव के रूप में पदभार दिया गया। यानी गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को भारत सरकार में गृह सचिव का पद दिया गया। अब गृह सचिव के बाद मैं आपको बताऊं कि जब 5 अगस्त 2019 को, ध्यान दीजिएगा, 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 तथा अनुच्छेद 35A को खत्म करके जम्मू कश्मीर को एक यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो उस समय के तत्कालिक राज्यपाल थे सत्यपाल मलिक। और सत्यपाल मलिक को ये घोषणा करने से पहले, यूनियन टेरिटरी बनाने से पहले, उनको वहां से हटा करके गोवा का राज्यपाल बनाया गया। और वहां पर किसको उपराज्यपाल बनाया गया भाई, तो जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल के रूप में गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को गृह सचिव के पद से हटा करके उपराज्यपाल बनाया गया, क्योंकि विशेष नजदीक माने जा रहे थे इनके।
अब गिरीश चंद्र मुर्मू साहब जो अपनी कार्यकाल में आगे बढ़ रहे थे, 20 नवंबर इनका कार्यकाल था, 20 नवंबर को ये इनका अपना कार्यकाल पूरा करते 2020 में। 20 नवंबर 2020 को इनका एक सामान्य कार्यकाल पूरा होता, कह सकते हैं गिरीश चंद्र मुर्मू साहब का। लेकिन गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को केंद्र सरकार ने बोला कि आप इस्तीफा दो, और केंद्र सरकार के कहने पर गिरीश चंद्र मुर्मू साहब इस्तीफा देते हैं। और इस्तीफा देने के बाद तब राष्ट्रपति के माध्यम से इनके नाम के चर्चा होती है कि अगले कैग होंगे। तो यहां पर यह देखा जा रहा है कि योग्यताओं में भी बहुत सारे ऐसे ऑफिसर थे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो कि कह सकते हैं कि कैग के लिए श्रेष्ठ माने जा रहे थे। लेकिन आखिर क्यों गिरीश चंद्र मुर्मू साहब को ही कैग के रूप में चुना गया? योग्यताओं की श्रेणी में इनकी योग्यता शिखर पर तो नहीं थी, ये एक अलग पद धारण किए हुए थे, लेकिन सरकार के दबाव और सरकार की एक कह सकते हैं कि अपनी सोची समझी अपनी वाली स्थिति कि अगर कोई मेरा विशेष व्यक्ति, जिससे मेरे कहने में कोई वो नहीं है, इस पर अगर किसी की आपत्ति हो तो मैं उसके समकक्ष आंकड़ा प्रस्तुत करूंगा, मैं उसके समकक्ष 2017, 18, 19, 20 का आंकड़ा प्रस्तुत कर दूंगा कि कैग ने अपनी काम कितनी कह सकते हैं निष्ठा से और कितनी बेकारी से निभाई है। मैं सारे आंकड़ा प्रस्तुत कर दूंगा उसके समकक्ष की कितने ऐसे जो कि जांच के क्रम थे उसको कि केंद्र सरकार के सामने पेश किया गया। आखिर क्यों नहीं पेश किया जा रहा है? क्यों अपने करीबी लोगों को कैग बनाया जा रहा है? योग्यताओं में शिखर नहीं था ये, लेकिन फिर भी यहां पर अब चूंकि स्वतंत्र संस्था के रूप में काम करना था, लेकिन ये कैग अब स्वतंत्र संस्था नहीं रह गया है। तो आप समझ रहे होंगे, शपथ बिल्कुल राष्ट्रपति दिलाते हैं। यहां पर मैंने लिखा था कि संविधान के प्रति निष्ठा होता है। संविधान के प्रति मैंने बोला था संवैधानिक प्रक्रिया में संविधान के प्रति कैग निष्ठावान होता है, लेकिन यहां की स्थिति यह है कि अब सरकार के प्रति निष्ठावान दिखाना पड़ रहा है। लोग यहां पर सरकार के प्रति निष्ठा में दिख रहे हैं, न कि संविधान के प्रति। और इसकी चर्चा मैं आंकड़ों से कर दूंगा इसकी चर्चा कि कैसे आंकड़े निकल के आ रहे हैं। अगली बात, इसका कार्य क्या होता है? सरकार के आदेशानुसार जांच। यहां पर कार्य क्या था? तो कार्य था यहां पे कि भैया केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ शासित प्रदेश, यहां पर दिखा सकते हैं आप कि पहले बार में संवैधानिक प्रक्रिया में कार्य था कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार या फिर केंद्र शासित प्रदेशों में सरकारी निकाले गए धन का खर्चा सही तरीके से हुआ या नहीं, इसका रूपरेखा तैयार करके देना था, इसका बजट, इसका लेखा तैयार करके प्रस्तुत करना था। लेकिन यहां पर तो सरकार के आदेशानुसार जांच हो रहा है, यहां पर सरकार के आदेशानुसार जांच हो रहा है। ऐसे कोई जांच ही नहीं हो रहा है। सरकार कह रही है तो जांच होगा, नहीं कहेगी तो लूटो। मैं आपको बताऊं 2017, 18, 19, 20 बिहार में बाढ़ नहीं आई है क्या? बिहार में बाढ़ आई है, हजारों हजार करोड़ रुपए यहां पर बाढ़ बचाव के लिए दिए गए हैं। क्या इसमें कैग का ध्यान नहीं गया जांच के लिए? बहुत ऐसी सेवाएं हैं जहां पर कहा गया है संविधान में कि सरकार चाहे क्षेत्रीय हो या फिर केंद्र की हो, हर एक कार्य जिसमें सरकारी धन का वहां पर खर्च होना है उसके लिए कैग तैयार रहेगी। और आंकड़ा बताऊं, आज भारत में 58,000 कैग है, यानी कैग के अधीनस्थ कितने लोग कार्यरत हैं, यानी कि कैग के जो जांचकर्ता बनाए गए हैं उसमें 58,000 लोग कार्यरत हैं वर्तमान में। क्या 58,000 लोग कम पड़ गए हैं कि किसी सरकारी धन का जांच करने के लिए वो सक्षम नहीं हो? तो आखिर क्यों नहीं करते हैं? प्रश्न है, एक बहुत बड़ा प्रश्न है, आखिर क्यों नहीं किया जा रहा है? तो मैं आपको कहूं कि सरकार के आदेशानुसार जब सरकार कहेगी तो जांच होगा, नहीं कहेगी नहीं होगा। मैं आपसे ये कहूं कि मैंने कहा था कि अगर कोई कार्य पूरा होता है, मान लीजिए कि क्या हुआ, यहाँ पे एक कह सकते हैं कि हमारे जिले में क्या हुआ कि एक बनाया जाएगा सरकारी भवन। कैसा वाला भाई? तो पुलिस विभाग के लिए सरकारी भवन बनेगा। आपने सुना है, बन रहा है, ठीक है भाई। तो सरकारी भवन बनेगा, आपने उसके लिए धनराशि का बोर्ड देखा कि भैया 2000 करोड़ रुपए मिला है सरकारी भवन बनाने के लिए। तो अब कैग उस जैसे ही बिल्डिंग कंप्लीट होती है तब तक उस सारे रिपोर्ट को फाइल करके केंद्र सरकार को या राज्य सरकार के लिए तो राज्यपाल साहब को दे दे। वो राज्यपाल साहब विधानसभा के सत्र में उस
जो रिपोर्ट को प्रस्तुत करेंगे और सरकार की तीखी आलोचना होगी, सरकार को जवाबदेह देना पड़ेगा आखिर कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन इसके लिए बोला गया था कि 3 माह के अंदर रिपोर्ट देना है। वर्तमान की स्थिति क्या है, काम समाप्त होने के 18 से 24 माह बीत जाते हैं, तब जाकर के रिपोर्ट जाता है। ये संसद की बैठक शुरू होने वाली है। शुरू होने में आपने सुना होगा कि संसद के बैठक का कह सकते हैं कि जो पहली बैठक को आयोजित करते हैं राष्ट्रपति साहब, उन्हीं के अभिभाषण से शुरू होता है। बिल की चर्चा उन्हीं के द्वारा शुरू करवाई जाती है। तो अब मैं कहूं कि कह सकते हैं कि आज आपको भूख लगा और 2 साल बाद आपको भोजन परोसा जाएगा, तो उस भोजन का महत्व है, कोई चर्चा ही नहीं होती है, मसला ठंडा पड़ जाता है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। 2009 में आपने सुना था कि हमारे यहाँ हुआ था, क्या बोलते हैं कि राष्ट्रमंडल खेल। जनाब उस राष्ट्रमंडल खेल में यूपीए 2 की सरकार थी, यूपीए 2 चल रहा था, यानी कि जो कांग्रेस के सहयोगी दल थे उसकी सरकार थी, यूपीए 2 था। उसमें 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। 1,76,000 करोड़, बड़ी शॉकिंग चीज है यार। किसका था? आपका था, मेरा था, हर उस भारतीय का था जिसने टैक्स दिया था। और जानते हो दोस्त, 1250 रुपए की प्लास्टिक की ये 200-250 में मिलने वाली चेयर का बजट बनाया था सरकार ने कि 1250 रुपया उसका लगा है। जो डिस्पोजल ग्लास प्लास्टिक वाला आप पीते हो, 25 पैसे 30 पैसे या 50 पैसे का मिलता है, उसको 225 रुपए में एक गिलास की कीमत दिखाई गई थी। पूरे 1,76,000 करोड़ का घोटाला हुआ था। और जब सरकार ने, जब कैग ने रिपोर्ट सौंपा, उस समय कैग के रूप में थे शशिकांत शर्मा, 2008 से 2013 के रूप में 11 में कैग थे। रिपोर्ट जब सौंपा तो मैं आपको बताऊं कि सरकार ने उनको इतना विवश कर दिया था कि उनके पास कोई ऐसे सबूत नहीं थे जिसके चलते 2017 में सरकार को, उनके मंत्रियों को, जिसमें कि आपने सुना होगा कन्हिमो जी को, कलमाड़ी को सुना होगा, जो घोटाला हुआ था उसमें पूरी तरह से बरी कर दिया गया। आज जो सरकार, अभी एनडीए की सरकार जो विपक्ष में बैठकर शासन कर रही है, इसको कहीं ना कहीं सवाल पूछना चाहिए, घेरना चाहिए, आखिर क्या हुआ वो पैसे 1,76,000 करोड़, उसकी कोई चर्चा नहीं हुई है, कोई चर्चा नहीं हुई है। तो ये है आज की स्थितियां। 18 से 24 माह लग जाते हैं कैग का रिपोर्ट सौंपने में। अभी अभी विनोद राय ने कहा था, जो कि कैग थे, कह सकते हैं 12वें कैग 2013 से 2017 तक, उन्होंने कहा था कि 7 दिन के अंदर रिपोर्ट सौंपना होगा। 7 दिन जनाब, 2 साल लग जाते हैं यहाँ पे। बोलता है कि एम्पल बाई का व्यंग, एक विद्वान है एम्पल बाई, उन्होंने कहा है कि अपारदर्शी है, कि कुछ वो काम नहीं करता है, अपारदर्शी। बोलता है उस विभाग के सचिव को तो ज्यादा जानकारी होती है, ये लोग क्या चेक करेगा? जो ना विषय का घोटाला हुआ है, उस विषय के उस सचिव को जाकर के पूछिए ना, सबसे ज्यादा जानकारी तो उसको है। ये लोग तो कुछ करवे नहीं करता है। और इनके कथन का राजनीतिक फायदा उठाया जाता है। राजनीतिक फायदा, आपने सुना होगा कोल आवंटन घोटाला, कोयला में घोटाला हुआ था। तो जब इसकी चर्चा होती है तो विपक्ष पार्टियां जानते हैं क्या करती है, इसका हल्ला करती है पूरा, जबकि हमारे संविधान में स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैग के रिपोर्ट का राजनीतिकरण नहीं होगा, कैग की बातों का राजनीतिक फायदा उठाने का प्रयत्न नहीं किया जाएगा, लेकिन कैग के रिपोर्ट का राजनीतिकरण किया जा रहा है आजकल। तो ये स्थितियां चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं एक विशेष बात की, कह सकते हैं कि जो पहले कैग थे, जो 48 से 54 में हुए थे, वी नरहरि राव, उसके बाद हुए हैं शशिकांत शर्मा 8 से 13, विनोद राय 2013 से 2017, राजीव महर्षि हुए 13वें कैग 2017 से 2020, जिनका की कार्यकाल पूरा होता है 8 अगस्त 2020 को। और 8 अगस्त 2020 को जीसी मुर्मू ने शपथ लिया है 14वें कैग के रूप में। प्रश्न पूछेगा कौन से कैग के रूप में, तो 14वें कैग के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। इसके पहले क्या थे? जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल थे। मैं 2-4 प्रश्न आपके बीच छोड़ करके जाना चाहूंगा। 2-4 प्रश्न ये कहता है दोस्त कि आपने सुना संवैधानिक तरीके से सीएजी की भूमिका,
और आप जो वर्तमान की भूमिका है वो भी सुन रहे थे। अब मैं आपको बता दूं, आंकड़ों का खेल है जनाब। आंकड़ा आप जाइए वेबसाइट पे सर्च करिए, मिल जाएगा आपको। 2017 का एक आंकड़ा बता रहे हैं। अगर एक मोटा मोटी आंकड़ा, आप स्पष्ट आंकड़ा देख सकते हैं साइट पे जाके। केंद्र सरकार के लिए मान लीजिए कि 100 रिपोर्ट सौंपा है कैग ने, राज्यों के लिए 150। अगले वर्ष क्या होगा कि 80 को रिपोर्ट सौंपा, इधर मान लीजिए कि हो गया क्या भाई 100 को। उसके बाद 70 को सौंपा, इधर क्या हो गया चलिए 80 को। उसके बाद 30 को सौंपा। ये क्या है सर? क्या सरकार जो है वर्तमान की योजनाएं लॉन्च नहीं कर रही है? योजनाओं का तो अंबार लगा हुआ है। क्या योजनाओं में सब में पारदर्शी है? सरकार कहेगी तभी जांच होगा। ये क्या मच्छी है? आंकड़ा कहता है कि 2019-20 में केंद्र सरकार के लिए मात्र 48 रिपोर्ट सौंपी गई है और 101 रिपोर्ट सभी राज्यों को मिलाकर दिया है। आखिर क्यों? तमिलनाडु में बाढ़ आता है तो एक वर्ष वहां पर रिपोर्ट तैयार की गई बाढ़ पर आवंटित राशि की। बिहार में बाढ़ नहीं आता है का? अरे हम आप ही से पूछ रहे हैं, बाढ़ नहीं आता है बिहार में। बिहार में हिसाब निश्चय योजना नहीं चल रहा है, हरियाली जनधन हरियाली नहीं चल रहा है, इकोमो योजना का तो जानकारी नहीं देना है। आखिर क्यों? इस व्यंग के साथ कि शायद आपको जानने का वक्त है। मैं प्रकाश कुमार विदा लेना चाहूंगा आपसे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि।